हांडा भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष जी, विपक्ष का पहले भी देखा है और आज भी जिस तरीके से राहुल गांधी ने बात रखी कि आखिरकार मणिपुर देश का हिस्सा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती, उस पर बात क्यों नहीं होती है। तमाम तरीके की बातें बताई जाती हैं कि हमने इतना विकास किया है, 2014 से लेकर अभी तक की मोदी सरकार में इतना विकास हुआ है, लेकिन मणिपुर तो देश का हिस्सा है ना। मणिपुर में भी जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है वो भी तो देश की महिलाएं हैं ना, उस पर चर्चा क्यों नहीं है? पंकज जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पंकज जी, अभी मात्र 10 मिनट पहले ओम बिरला जी ने स्पीकर ऑफ लोकसभा ये क्लियर किया सभी माननीय सांसदों को कि माननीय सांसद, आज का जो चर्चा का विषय है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव है। मणिपुर के ऊपर चर्चा का आज विषय है ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि जब कोई भी सांसद अपने वक्तव्य रखेगा तो उस टाइम पे आपको भी एज एन ऑपोजिशन पार्टी आपको अपना बोलने का समय मिल रहा है, उसमें आप जो चाहें आप अपने हिसाब से बात रखिए। लेकिन आप ये कहें कि सामने वाले भी उसी पे बात करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार के ऊपर आपने अविश्वास दिखाया है, तो वो विश्वास दुनिया को, देश को जताने के लिए उन्होंने क्या क्या किया वो बताएं, ये उनके कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, पहली बात। दूसरी बात पंकज जी, बहुत ही विचित्र इस बार विडंबना है, क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, ये भारत के संसद ने पहली बार नहीं देखा। ये अब तक 27 बार इससे पहले हो चुका है और ये 28वीं बार होने जा रहा है। खुद नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये दूसरी बार आया है, 2019 में भी एक बार आया था, तब भी उसका रिजल्ट क्या होता, थंपिंग मेजॉरिटी से हम वापस आए थे, और इस बार भी इसके रिजल्ट क्या होगा, तीसरी बार भी आएगा तो मोदी ही, इसका किसी को कोई डाउट नहीं है। ये विचित्र क्यों है अविश्वास प्रस्ताव? इसलिए कि ये पहली बार ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जिसको ऐसा ठगबंधन लेके आया है जिनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना निर्णय शक्ति है, ना ही उनके पास कोई वजह है ये लाने की, क्योंकि भली भांति इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उनका ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। फिर भी देश की जनता का महत्वपूर्ण समय और पार्लियामेंट का पैसा दोनों बर्बाद करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। चलिए ठीक है, इनको लाना है, ले आए, इनका अपना राइट है जिसको हम मना नहीं कर सकते। लेकिन ये अविश्वास किसके प्रति है मालूम आपको? ये सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव है, इनका प्रस्ताव है एक दूसरे के प्रति जानने के लिए कि आखिर हमारे ठगबंधन में कौन कौन है। अगर मैं आपको कहूं तो सच में ये अविश्वास है इनका। मैं सिर्फ एक आधा मिनट लूंगा। अविश्वास क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि इनको ये विश्वास ही नहीं है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में कैसे हो सकता है। ये विश्वास नहीं है इन्हें कि आतंकवाद पे सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो सकती है। ये विश्वास नहीं है इन्हें कि राम मंदिर का निर्माण कैसे हो सकता है। ये विश्वास की बात की नहीं कि ट्रिपल तलाक हटाया भी जा सकता है। ये विश्वास कैसे हो कि बेघरों को आशियाना मिल सकता है। ये कैसे विश्वास कर ले कि बैंक खातों में क्रांति आ चुकी है। ये कैसे विश्वास कर ले कि खुद भारत में कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है। लेकिन आशीष जी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। आशीष जी, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने इस यात्रा के दौरान किसानों को बहुत परेशान देखा है। किसानों के मुद्दे पर हमेशा से केंद्र सरकार बात करती आई, बीजेपी सरकार का एजेंडा रहा है किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र तो कुछ और ही कर रहे हैं वो। जी, भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने जिक्र किया उसमें उन्होंने कई शब्द, बड़ा इंटरेस्टिंग था आज का उनका जो वक्तव्य था राहुल गांधी। अब आप लेके आई हैं तो मैं जरूर अपनी बात रखूंगा। राहुल गांधी जी ने कुल 36 मिनट आज बात किया। हम सोच रहे थे वो आएंगे तो कोई तूफान आएगा, आज कुछ जबरदस्त होगा, लेकिन पहले ही दिन जब उन्होंने देख लिया कि एक दिन पहले 102 पे पारी सिमट गई है, ऑल आउट हो गया है ऑपोजिशन,
तो वो ओपनिंग बैट्समैन वहीं पे डक कर गया और उसने ओपन करने को मना कर दिया कि नहीं भैया तुम्हारे बाउंसर झेलना मेरे बस की बात नहीं, मैं तो दूसरे दिन जाऊंगा। खैर चलिए, ये उनकी अपनी क्षमता है, लेकिन जब वो अपने 36 मिनट के वक्तव्य में पहले 18 मिनट सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, सिर्फ अपना गुणगान करते हैं, तो वो खुद उनके साथी नहीं समझ पा रहे थे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात करने आए हैं या अपनी पीठ थपथपाने आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा आधा समय खाने का क्या मतलब था? फिर भी चलो उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, ऐसी बेतुकी बातें। एक किसान आया, उसने मेरे को रुई का गोला पकड़ाया कि भैया मेरे पास तो यही बचा है। तो भाई साहब थोड़ा होमवर्क करके पार्लियामेंट में चले जाते तो आपको पता होता कि 11 करोड़ बेनिफिशियरीज पिछले 9 साल में 6,000 रुपए हर साल पीएम किसान योजना के तहत ले रहे हैं। ठीक है, 11 करोड़, 100% नहीं कहा। उन्हें पता होना चाहिए था कि एनडीए शासन में जो बजट आया है उसमें एग्रीकल्चर बजट में 6 गुना इंक्रीज की गई है, जो आज तक कभी नहीं की गई। अगर होमवर्क करके गए होते तो पता होता कि 1.33 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल हो चुके हैं फसल बीमा योजना के अंतर्गत। अगर होमवर्क करके गए होते तो किसानों को कब कब कहां क्या क्या मिला ये सब उन्हें पता होता। ठीक है आशीष जी, होमवर्क करके वापस लौटूंगी आपके पास में स्वामीनाथ जी। ठीक है स्वामीनाथ जी, वापस लौटूंगी। आशीष आंडा जी जवाब दीजिए। एक तरफ तो स्मृति ईरानी ने इतनी सारी चीजें गिनवाई हैं महिलाओं के प्रति, दूसरी तरफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप भी इस्तीफे की बात करते हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो दूसरी तरफ मणिपुर है, फिर तीसरी तरफ हरियाणा भी आ जाता है जहां पर बीजेपी की सरकार है। कब महिलाएं सुरक्षित होंगी? क्या नारों में ही महिलाएं सुरक्षित होंगी? क्या धरातल पर नहीं? पंकज जी, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, 2 अलग अलग विषय हैं यहाँ पे। एक तो मणिपुर की हिंसा का विषय और दूसरा नारी सुरक्षा का विषय। क्योंकि हिंसा में सिर्फ नारी की ही सुरक्षा दांव पे नहीं लगी, बहुत कुछ दांव पे लगा है। मणिपुर की जब मैं हिंसा की बात करता हूं तो मेरे कांग्रेस के लर्नेड फ्रेंड को यह पता होना चाहिए कि यह प्रॉब्लम कोई 2 महीने 2 साल की नहीं बल्कि 100 साल की प्रॉब्लम है। उन्हें पता होना चाहिए कि किसने ये ट्राइबल्स को और इनको अलग करने का काम किया। इन्हें पता होना चाहिए कि अफीम की खेती को किसने प्रमोट किया। इन्हें पता होना चाहिए कि अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में किसने बाहर से लोगों को आके यहां बसने का मौका दिया। इन्हें पता होना चाहिए कि किसने उनके साथ पैक्ट किया कि आप जो मर्जी खेती कीजिए, हम आपके ऊपर कोई पुलिस एक्शन नहीं करेंगे। इन्हें पता होना चाहिए कि ये किसके लगाए हुए बीज है जो आज फल बन के सामने आ रहे हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय डेफिनेटली है कि जब जब यहां पे सुरक्षा और जब जब यहां पे शांति बहाल होने की बात होती है तब तक इसलिए राहुल गांधी जी को वहां जाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी कल भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने बता दिया कि मोदी जी के आने से पहले जहां यहां 32 टेररिस्ट ग्रुप थे, वहां पे अब मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ है, 8,000 सरेंडर कर चुके हैं टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथी हैं। 800% का सरेंडर रेट हो चुका है, 81% रिडक्शन इन वायलेंस हो चुकी है, 97% रिडक्शन इन डेथ ऑफ सिविलियन हो चुकी है, 90% रिडक्शन इन डेथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो चुकी है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय था कि हमें पूर्वोत्तर में विकास का इंजन लगाना है, जिसके चलते हुए 22-23 के बजट में पूर्वोत्तर के लिए 25-26 तक 6,600 करोड़ के जो परिवहन के साधन थे पीएम डिवाइन योजना की घोषणा की गई। 2,000 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 22,000 करोड़ स्वीकृति किए गए और AFSPA क्षेत्रों में 75% की कमी हुई। अगर इन्हें नहीं पता तो मैं ये भी बता दूं कि 2014 के बाद से उग्रवाद में 76% की कमी आई। 9 सालों में 8-9 हवाई अड्डे यहां बनाए गए, 12 मेडिकल कॉलेज, 14 अस्पताल स्वीकृत हुए। ये सब अगर ये करना चाहते तो ये भी कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि इन्होंने पूर्वोत्तर के विकास के लिए कभी कुछ किया ही नहीं और इनके प्रधानमंत्री ने कभी वहां दौरा किया ही नहीं। आज जब दंगा हो रहा है तो राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। जब तक इनकी सरकार थी कभी भी इनकी कोई सरकार का कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। और राहुल गांधी आज सिर्फ आखिरी 10 सेकंड दूंगा। राहुल गांधी आज जब खुद कहते हैं कि मैं आज दिल से बोलूंगा, दिमाग से नहीं बोलूंगा, तो मैं सहमत हूं। दिमाग से बोलने के लिए कोई चीज होनी भी तो चाहिए।
जब वो कहते हैं मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो आज वो सच बोलते हैं। जब वो मानते हैं कि शुरू में मेरे मन में अहंकार था, तो वो सच कहते हैं। और जब वो कहते हैं कि मैं डर रहा था कि पता नहीं अगले दिन की यात्रा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आज बड़े सारे कन्फेशन राहुल गांधी ने खुद कहे। और जब वो कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री, तो शर्म से डूब मरने की बात है। हमारे प्रधानमंत्री बोलने की बजाय एक भारतीय कहता है आपके प्रधानमंत्री। और जब वो भारत माता की हत्या जैसी निर्मम सेंटेंस यहां इस्तेमाल करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के टेंपल में, तो डूब मरने की बात है। और जाते जाते जब वो पार्लियामेंट को फ्लाइंग किस दे के जाते हैं, जो आज तक के पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, तो ये देश देख रहा है क्या उनके अंदर संस्कृति है और क्या उनकी सभ्यता है। भारत जोड़ो यात्रा में जो भारत को नजदीक से एक धागे में पिरोने की बात कहे, और जिस तरह से शांतिपूर्वक चल रहे थे पूरा मंत्रिमंडल के लोग, पूरे भाजपा के सांसद राहुल जी को बोलने नहीं दे रहे थे। ठीक है स्वामीनाथन जी, क्या ठीक है पक्ष में बैठे आशीष जी, सत्ता के आशीष जी नंगे लोग। फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, समय बहुत कम है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। तमाम आरोप लगा रही है कांग्रेस अब। जी मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है, कांग्रेस को आरोपों के जवाब देने हैं कि आखिर चाइना के साथ इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों राहुल गांधी के आदरणीय पिताजी अपना राजीव गांधी जी फाउंडेशन में 2005-6 में चाइना से फंड आता है। क्यों बीजिंग ओलंपिक्स में ये मां बेटे को बुलाया जाता है खेल देखने के लिए, और ये वहां खेल करके आ जाते हैं। सीक्रेट MOU इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आदान प्रदान के लिए क्या साइन करके आए, आज तक बताया नहीं। क्यों इसके बावजूद भी 2017 में डोकलाम की जब चाइना के साथ हमारी भयंकर लड़ाई थी, उस टाइम पे ये चुपचाप जाके वहां डिनर कर रहे थे। क्यों कैम्ब्रिज में जाके चाइना का गुणगान कर रहे थे। क्यों न्यूज क्लिक में इनका जोड़तोड़ पाया जा रहा है। क्यों चाइना के ट्वीट्स और इनके ट्वीट्स में हमेशा एक तरह से मेलजोल पाया जाता है। ये अब इन्हें जवाब देना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि जहां तक भारत की उन्नति की बात है, वो जानते हैं कि 46 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, 29 करोड़ पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो चुकी है, 13 करोड़ लोगों को P1 जीवन वृद्धि योजना का लाभ मिल चुका है, 37 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड बन चुके हैं, 3 करोड़ को पीएम आवास में घर मिल चुके हैं, 25 लाख करोड़ से अधिक सीधा बीमारियों के लाभ में जा चुका है खाते में। और उसके अलावा ये सब पता है सबको कि आज 16 करोड़ से ऊपर अगर डिजिटल यूजर हमारे यहाँ। ठीक है आशीष जी, स्वामी जी, समय कम होने के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। तो देखिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। लोकसभा में हो रहे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज वहां पर जो चर्चा हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहले अविश्वास प्रस्ताव है। तो आज अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा का दूसरा दिन है। आज सभी की निगाहें अमित शाह के भाषण पर होंगी। चर्चा के दौरान बीजेपी का मुख्य हमला परिवारवाद, करप्शन पर रहेगा। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सीधी चर्चा। लोकसभा में आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां जोरदार तरीके से दलील देती ही आई हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी तोड़वाने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर वार पलटवार हुए। पहले दिन मणिपुर और महिला हिंसा के मामले सदन में छाए रहे। विपक्ष ने मणिपुर घटना के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए मणिपुर की अस्थिरता को देश की सुरक्षा से जोड़ा। तो वहीं सत्ता पक्ष ने मणिपुर के हालात के लिए पूर्व की विपक्षी दलों की सरकारों की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन सदन के पहले दिन कोई छाया रहा तो वो थे निशिकांत दुबे। उन्होंने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सोनिया गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी के दो काम हैं, पहला बेटे को सेट करना, दूसरा दामाद को भेंट करना।
सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देखती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। और जो आज भी चल रही है उसके कारण मिजोरम में आह्वान किया गया कि जो मणिपुर के मूल निवासी हैं वो वहां से चले जाएं। नागालैंड से भी कुछ गड़बड़ियों की खबर आई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी मणिपुर में, और इसलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं कि उत्तर पूर्व के जब किसी भी राज्य में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका बहुत ही नकारात्मक असर पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर और भारत के ऊपर पड़ता है। मणिपुर के हालात चिंता में डालने। तो आज अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा दिन है और आपको बता दें कि इस दौरान जहां राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की बात कही और साथ ही किसानों के मुद्दे उठाए, इतना ही नहीं मणिपुर पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने दो महिलाओं की ऐसी जो बातें थी जिस दौरान ये हिंसा हुई है उन तमाम बातों का रखा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात करें सत्ता पक्ष की, तो स्मृति ईरानी ने महिलाओं के प्रति देश में क्या कुछ हुआ है, कितना विकास हुआ है, क्या कुछ सरकार की तरफ से किया गया है, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो थे वो अविश्वास प्रस्ताव में आज बातचीत हो पाई है। वहां सदन पे इसको लेकर चर्चा हुई है और आज इसी पर हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ में बीजेपी नेता हैं डॉक्टर आशीष चांडा और कांग्रेस नेता स्वामीनाथ जायसवाल। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करूंगी कांग्रेस के साथ में ही। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी चर्चा की है मणिपुर को लेकर और खास करके महिलाओं को लेकर उन्होंने बात की है और इसी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने किसानों के साथ में महिलाओं का भी मुद्दा रखा है। लेकिन दूसरी तरफ आज आपने भी सुना होगा किस तरीके से स्मृति ईरानी ने अपनी बात रखी कि क्या महिलाओं के लिए देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए पंकज जी, जिस तरह से स्मृति ईरानी का पूरा भाषण सुनी होगी और कल निशिकांत दुबे ने जिस तरह से प्रश्न अटैक करते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो बात कही और चाइना का बात जो अगले एक दिन पहले कहे, मैं सब पे विस्तार से आता हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने जो देश के हिंदुस्तान को बोले कि मैं नजदीक से देखना चाहता था, हिंदुस्तान में मैं चलकर जिस तरह से 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पीड़ा लोगों का था वो कहते थे, पहले मैं सुनाता था लेकिन मैंने उनका सुनना शुरू किया और किसान की बात कही जो आप सुनी होंगी। किसान ने कहा कि हमको इतना बस एक रुई का बंडल बचा हुआ है और हमको अभी तक मुआवजा तक नहीं मिला सरकार में। और एक पीड़ा को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की पीड़ा और सबका सुनते हुए देश को जिस तरह से एक सूत्र में जोड़ने का काम किए और आज मणिपुर पर जो चर्चा था अविश्वास प्रस्ताव लाने का मेन मकसद था कि प्रधानमंत्री जी को बुलाना है, मणिपुर पर चर्चा करना। इधर उधर की बात ना कर बता कारवा कहाँ लूटा। इधर उधर की बात तो बहुत हुआ लेकिन लूटा कहाँ? तो मणिपुर जिस मुद्दे पर जिस तरह से सैकड़ों के भीड़ में दो महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और बोलती है स्मृति ईरानी की मैं फोन करके मुख्यमंत्री से पूछा, वही मुख्यमंत्री गृह मंत्री रहते हैं, वही मुख्यमंत्री से आप फोन करके पूछी, इतना समय आपके प्रधानमंत्री को नहीं है, आप महिला उत्पीड़न की बात करती हो, खुद क्यों नहीं मणिपुर गई? मणिपुर हिंदुस्तान में है। स्मृति ईरानी जी, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के बाहर नहीं है, मणिपुर पर चर्चा करने की जगह पर आप इधर उधर की तो कहानी बहुत सुनाई और लेकिन वही महंगाई पर चूड़ी लेके घूमने वाली स्मृति ईरानी 1100 साढ़े 1100 का सिलेंडर है, वो महिलाओं का उत्पीड़न नहीं है, महिलाओं का बजट नहीं है। जो 150 रुपया का जीरा 450 रुपया हो गया, गोल मिर्च 750 रुपया हो गया, वो महंगाई नहीं दिखती है, वो उत्पीड़न नहीं है महिलाओं का। जो किचन का 1000 में सामान काम चलता था, आज वही सामान का कीमत 5000 हो गया दलहन से दलहन, उस पे आप चूड़ी लेकर नहीं घूमती हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी, आपके पास वापस लौटूंगी। आशीष चांडा भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं।
आशीष जी, विपक्ष का पहले भी देखा है और आज भी जिस तरीके से राहुल गांधी ने बात रखी कि आखिरकार मणिपुर देश का हिस्सा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती, उस पर बात क्यों नहीं होती है। तमाम तरीके की बातें बताई जाती हैं कि हमने इतना विकास किया है, 2014 से लेकर अभी तक की मोदी सरकार में इतना विकास हुआ है, लेकिन मणिपुर तो देश का हिस्सा है ना। मणिपुर में भी जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है वो भी तो देश की महिलाएं हैं ना, उस पर चर्चा क्यों नहीं है। पंकज जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पंकज जी, अभी मात्र 10 मिनट पहले ओम बिरला जी ने स्पीकर ऑफ लोकसभा ये क्लियर किया सभी माननीय सांसदों को कि माननीय सांसद, आज का जो चर्चा का विषय है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव है। मणिपुर के ऊपर चर्चा का आज विषय है ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि जब कोई भी सांसद अपने वक्तव्य रखेगा तो उस टाइम पे आपको भी एज एन ऑपोजिशन पार्टी आपको अपना बोलने का समय मिल रहा है, उसमें आप जो चाहें आप अपने हिसाब से बात रखिए। लेकिन आप ये कहें कि सामने वाले भी उसी पे बात करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार के ऊपर आपने अविश्वास दिखाया है, तो वो विश्वास दुनिया को, देश को जताने के लिए उन्होंने क्या क्या किया वो बताएं, ये उनके कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, पहली बात। दूसरी बात पंकज जी, बहुत ही विचित्र इस बार विडंबना है, क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, ये भारत के संसद ने पहली बार नहीं देखा। ये अब तक 27 बार इससे पहले हो चुका है और ये 28वीं बार होने जा रहा है। खुद नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये दूसरी बार आया है, 2019 में भी एक बार आया था, तब भी उसका रिजल्ट क्या होता, थंपिंग मेजॉरिटी से हम वापस आए थे, और इस बार भी इसके रिजल्ट क्या होगा, तीसरी बार भी आएगा तो मोदी ही, इसका किसी को कोई डाउट नहीं है। ये विचित्र क्यों है अविश्वास प्रस्ताव? इसलिए कि ये पहली बार ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जिसको ऐसा ठगबंधन लेके आया है जिनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना निर्णय शक्ति है, ना ही उनके पास कोई वजह है ये लाने की, क्योंकि भली भांति इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उनका ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। फिर भी देश की जनता का महत्वपूर्ण समय और पार्लियामेंट का पैसा दोनों बर्बाद करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। चलिए ठीक है, इनको लाना है, ले आए, इनका अपना राइट है जिसको हम मना नहीं कर सकते। लेकिन ये अविश्वास किसके प्रति है मालूम आपको? ये सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव है, इनका प्रस्ताव है एक दूसरे के प्रति जानने के लिए कि आखिर हमारे ठगबंधन में कौन कौन है। अगर मैं आपको कहूं तो सच में ये अविश्वास है इनका। मैं सिर्फ एक आधा मिनट लूंगा। अविश्वास क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि इनको ये विश्वास ही नहीं है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में कैसे हो सकता है। ये विश्वास नहीं है इन्हें कि आतंकवाद पे सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो सकती है। ये विश्वास नहीं है इन्हें कि राम मंदिर का निर्माण कैसे हो सकता है। ये विश्वास की बात ही नहीं कि ट्रिपल तलाक हटाया भी जा सकता है। ये विश्वास कैसे हो कि बेघरों को आशियाना मिल सकता है। ये कैसे विश्वास कर ले कि बैंक खातों में क्रांति आ चुकी है। ये कैसे विश्वास कर ले कि खुद भारत में लेकिन आशीष जी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। आशीष जी, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैंने इस यात्रा के दौरान किसानों को बहुत परेशान देखा है। किसानों के मुद्दे पर हमेशा से केंद्र सरकार बात करती आई, बीजेपी सरकार का एजेंडा रहा है किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र तो कुछ और ही कर रहे हैं वो। जी, भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने जिक्र किया उसमें उन्होंने कई शब्द, और बड़ा इंटरेस्टिंग था आज का उनका जो वक्तव्य था राहुल गांधी। अब आप लेके आई हैं तो मैं जरूर अपनी बात रखूंगा। राहुल गांधी जी ने कुल 36 मिनट आज बात किया। हम सोच रहे थे वो आएंगे तो कोई तूफान आएगा, आज कुछ जबरदस्त होगा, लेकिन पहले ही दिन जब उन्होंने देख लिया कि एक दिन पहले 102 पे पारी सिमट गई है, ऑल आउट हो गया है ऑपोजिशन, तो वो ओपनिंग बैट्समैन वहीं पे डक कर गया और उसने ओपन करने को मना कर दिया कि नहीं भैया, तुम्हारे बाउंसर झेलना मेरे बस की बात नहीं, मैं तो दूसरे दिन जाऊंगा। खैर चलिए, ये उनकी अपनी क्षमता है। लेकिन जब वो अपने 36 मिनट के वक्तव्य में पहले 18 मिनट सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं,
सिर्फ अपना गुणगान करते हैं, तो वो खुद उनके साथी नहीं समझ पा रहे थे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात करने आए हैं या अपनी पीठ थपथपाने आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा आधा समय खाने का क्या मतलब था? फिर भी चलो उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया। ऐसी बेतुकी बातें, एक किसान आया उसने मेरे को रुई का गोला पकड़ाया कि भैया मेरे पास तो यही बचा है। तो भाई साहब थोड़ा होमवर्क करके पार्लियामेंट में चले जाते तो आपको पता होता कि 11 करोड़ बेनिफिशरीज पिछले 9 साल में 6,000 रुपए हर साल पीएम किसान योजना के तहत ले रहे हैं। ठीक है, 11 करोड़ 100% नहीं कहा। उन्हें पता होना चाहिए था कि एनडीए शासन में जो बजट आया है उसमें एग्रीकल्चर बजट में 6 गुना इंक्रीज की गई है, जो आज तक कभी नहीं की गई। अगर होमवर्क करके गए होते तो पता होता कि 1.33 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल हो चुके हैं फसल बीमा योजना के अंतर्गत। अगर होमवर्क करके गए होते तो किसानों को कब कब कहां क्या क्या मिला ये सब उन्हें पता होता। ठीक है आशीष तो होमवर्क करके वापस लौटूंगी आपके पास ना स्वामीनाथ जी। आपने राहुल गांधी की बात सुनी, आपने कहा कि किसानों के मुद्दों पर रुई की बात जो आपने पहले ही उसमें जिक्र किया था, लेकिन यहां पर तो दूसरी ही बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। 6,000 रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं, आय उनकी बढ़ चुकी है, और आप अभी भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों ने अपनी परेशानियां रखी। पंकज जी, जितना टाइम उनको दी है हमको दीजिएगा। जिस तरह से पंकज जी, जिस तरह से 700 किसानों का काले 3 कानून लाने से 700 से ऊपर शहादत दिया गया, जिस तरह से बुलडोजर। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ स्वामीनाथ जी को, थोड़ी आवाज इनकी मेरे तक नहीं आ रही है। पीसीआर थोड़ी आवाज ठीक करिए। ठीक, जिस तरह से पानी का बौछार और गोला फेंका गया किसान 700 किसानों के शहादत के बाद, कुंभकर्णीय नींद से जागने के बाद प्रधानमंत्री ने वो 3 काले कानून वापस लिए। आप भी देखे होंगे, पूरे देश के 140 करोड़ जनता भी देखा होगा किसानों का बदहाल हाल। मजदूरों के 44 से 4 कोड कानून, जो 44 कानून था जिसमें मजदूरों को 12 घंटे का पर काम जो 8 घंटे करते थे, अब उस पे 12 घंटा करेंगे, मजदूरी उतना ही मिलेगा। बड़े पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए, सहयोग देने के लिए मजदूरों का हक भी मारा जा रहा है इस सरकार में। और माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश के धरती पर जाके बोलते हैं, भाइयों बहनों, मैं 3 दिन में IIM 10 ठो बना दे रहा हूँ, IIT बना रहा हूँ, अटल टर्मिनल बना रहा हूँ। और यहाँ इनके शिक्षा मंत्री पार्लियामेंट में जवाब देते हैं कि 5 साल के अंदर भी एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज IIM IIT एम्स नहीं बना। इनके एजुकेशन मिनिस्टर पार्लियामेंट में आप देख सकती हैं, उठाकर गूगल से सर्च कर। दूसरी बात, जो नित्यानंद बोल रहे थे सांसद, चीन की बात बोल रहे थे। चीन पर चर्चा जो स्मृति ईरानी भी की। आप बताने जो गुलबंदी किए थे, झूला झूला रहे थे साबरमती के किनारे बैठाकर चीन के साथ, पीएम केयर फंड में पैसा लेना, उसके बाद 37,47,090 करोड़ रुपया उनके साथ ट्रेड कंपनी से फायदा लिया गया। और 2018-19 में गुलमान हत्या, जो हमारे शहीदों को शहादत 20 शहीदों को होने के बाद भी ये बिजनेस चलते रह रहा है ट्रेड का, और कहते हैं हमारा कोई समझौता चीन से नहीं है। यानी 2021 सुनिए, 21-22 में 5,46,908 करोड़ रुपया 21-22 में फायदा लिया गया। और उसके बाद भी गुलमान के बाद भी, गुलमान घाटी के बाद भी चल रहा है सिलसिला ट्रेड का, धंधा का। अब 2022-23 में 6,88,115 करोड़ फायदा हुआ। बोलते हैं ऐप बंद कर दिया, लेकिन भीतर भीतर बहुत कांड हो रहा है। झूला झूला रहे हैं, उनके पैसा से आप पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। ठीक है। और कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं। अब सुनिए, अब मुद्दे पे आ जाइए। अब ये हमारा मुद्दा मेन मकसद था कि महिलाओं का सम्मान, जिस तरह से निर्वस्त्र कर हमारी बहनों को मणिपुर में एक शहीद नहीं, एक कारगिल का जवान की बीवी जो कारगिल का युद्ध जीता हुआ, वो सामने देख रहा है, खून की आंसू रो रहा है कि मैं वहां पर लड़ा कारगिल का युद्ध और योद्धा बन के लड़ा, लेकिन अपने बीवी को नहीं बचा पा रहा हूं इस भेड़ियों से। और वही बीरन सिंह सरकार से क्या रिश्ता है कि वो सरकार गिराया नहीं गया, वो हटाया नहीं गया मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री से गोलबंदी करके फोन पर स्वामीनाथ जी राजस्थान की घटनाएं पता है ना। अगर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात है तो आप भी लीजिए अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा। राजस्थान नहीं, 26/11 का घटना हुआ था, विलास राव देशमुख को तुरंत हटा दिया गया। यहाँ किसानों पर गाली चढ़ाते हैं। अजय
टेनी का बेटा, हाँ। उनका इस्तीफा नहीं, किसान का एसआईटी रिपोर्ट आता है और किसानों को गाड़ी चढ़ाने जानबूझ के साजिश की गई, हाँ। वहां नहीं। यहाँ ठीक है। पर महिला सम्मान की बात करते हैं, चिन्मयी आनंद इनके गृह मंत्री होते हैं, महिलाओं को कैसे रेप करते हैं और यौन शोषण करते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे महिलाओं को जलाया जाता है, कैसे यौन शोषण होता है गरीब महिलाओं को, पूरा देश जानता है इन लोग के। बिल्कुल स्वामीनाथ जी, पूरा देश जानता है कि बिल्कुल देश के अंदर महिलाओं के प्रति कितना अपराध हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, महिलाओं के प्रति अपराध सबके सामने है। देखिए पंकज जी, यहाँ मणिपुर में जो मामला हुआ है, इससे जघन्य मामला कहीं नहीं हुआ। जिस तरह से स्मृति ईरानी गिना रही थी, हाँ। जो यूपीए गवर्नमेंट में जो काम हुआ, हाँ। महिलाओं जो पूरे, आज वित्त मंत्री कह रही है कि मेरे पास नो वैकेंसी, पैसा नहीं है, मैं नौकरी नहीं दूंगा, प्राइवेट कंपनी खुल चुका है, अब ताला लग चुका है। 1.5 महीना पहले लेटर लिख के भेज दी कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। भरा है, वापस लिया जाएगा। इस तरह का इन्होंने झूठ का बौछार है। मोदी सरकार अपना तारीफ का पुल, आज देखिए सरकार में बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, जिस तरह ठीक है स्वामीनाथ जी, वापस लौटूंगी। आशीष आंडा जी जवाब दीजिए। एक तरफ तो स्मृति ईरानी ने इतनी सारी चीजें गिनवाई हैं महिलाओं के प्रति, दूसरी तरफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप भी इस्तीफे की बात करते हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो दूसरी तरफ मणिपुर है, फिर तीसरी तरफ हरियाणा भी आ जाता है जहां पर बीजेपी की सरकार है। कब महिलाएं सुरक्षित होंगी? क्या नारों में ही महिलाएं सुरक्षित होंगी, क्या धरातल पर नहीं? पंकज जी, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, 2 अलग अलग विषय हैं यहाँ पे। एक तो मणिपुर की हिंसा का विषय और दूसरा नारी सुरक्षा का विषय। क्योंकि हिंसा में सिर्फ नारी की ही सुरक्षा दांव पे नहीं लगी, बहुत कुछ दांव पे लगा है। मणिपुर की जब मैं हिंसा की बात करता हूं तो मेरे कांग्रेस के लर्नेड फ्रेंड को यह पता होना चाहिए कि यह प्रॉब्लम कोई 2 महीने 2 साल की नहीं बल्कि 100 साल की प्रॉब्लम है। उन्हें पता होना चाहिए कि किसने ये ट्राइबल्स को और इनको अलग करने का काम किया। इन्हें पता होना चाहिए कि अफीम की खेती को किसने प्रमोट किया। इन्हें पता होना चाहिए कि अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में किसने बाहर से लोगों को आके यहां बसने का मौका दिया। इन्हें पता होना चाहिए कि किसने उनके साथ पैक्ट किया कि आप जो मर्जी खेती कीजिए, हम आपके ऊपर कोई पुलिस एक्शन नहीं करेंगे। इन्हें पता होना चाहिए कि ये किसके लगाए हुए बीज है जो आज फल बन के सामने आ रहे हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय डेफिनेटली है कि जब जब यहां पे सुरक्षा और जब जब यहां पे शांति बहाल होने की बात होती है, तब तक किस लिए राहुल गांधी जी को वहां जाना होता है। क्योंकि ऑलरेडी कल भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने बता दिया कि मोदी जी के आने से पहले जहां यहां 32 टेररिस्ट ग्रुप थे, वहां पे अब मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ है, 8000 सरेंडर कर चुके हैं टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथी हैं। 800% का सरेंडर रेट हो चुका है। 81% रिडक्शन इन वायलेंस हो चुकी है। 97% रिडक्शन इन डेथ ऑफ सिविलियन हो चुकी है। 90% रिडक्शन इन डेथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो चुकी है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय था कि हमें पूर्वोत्तर में विकास का इंजन लगाना है, जिसके चलते हुए 22-23 के बजट में पूर्वोत्तर के लिए 25-26 तक 6600 करोड़ के जो परिवहन के साधन थे, पीएम डिवाइन योजना की घोषणा की गई। 2000 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 22,000 करोड़ स्वीकृति किए गए। और AFSPA क्षेत्रों में 75% की कमी हुई। अगर इन्हें नहीं पता तो मैं ये भी बता दूं कि 2014 के बाद से उग्रवाद में 76% की कमी आई। 9 सालों में 8-9 हवाई अड्डे यहां बनाए गए, 12 मेडिकल कॉलेज, 14 अस्पताल स्वीकृत हुए। ये सब अगर ये करना चाहते तो ये भी कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि इन्होंने पूर्वोत्तर के विकास के लिए कभी कुछ किया ही नहीं और इनके प्रधानमंत्री ने कभी वहां दौरा किया ही नहीं। आज जब दंगा हो रहा है तो राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। ठीक है, जब तक इनकी सरकार थी कभी भी इनकी कोई सरकार का कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। ठीक है आशीष जी। राहुल गांधी आज सिर्फ आखिरी 10 सेकंड दूंगा। राहुल गांधी आज जब खुद कहते हैं कि मैं आज दिल से बोलूंगा, दिमाग से नहीं बोलूंगा, तो मैं सहमत हूं। दिमाग से बोलने के लिए कोई चीज होनी भी तो चाहिए। जब वो कहते हैं मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो आज वो सच बोलते हैं। जब वो मानते हैं कि शुरू में मेरे मन में अहंकार था, तो वो सच कहते हैं। और जब वो कहते हैं कि मैं डर रहा था कि पता नहीं अगले दिन की यात्रा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आज बड़े सारे कन्फेशन राहुल गांधी ने खुद कहे। और जब वो कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री, तो शर्म से डूब मरने की बात है।
हमारे प्रधानमंत्री बोलने की बजाय एक भारतीय कहता है आपके प्रधानमंत्री, और जब वो भारत माता की हत्या जैसी निर्मम सेंटेंस यहाँ इस्तेमाल करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के टेंपल में, तो डूब मरने की बात है। और जाते जाते जब वो पार्लियामेंट को फ्लाइंग किस दे के जाते हैं, जो आज तक के पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, तो ये देश देख रहा है क्या उनके अंदर संस्कृति है और क्या उनकी सभ्यता है। ठीक है आशीष जी। जायसवाल जी, राहुल गांधी ने, जैसे स्मृति ईरानी ने अभी भी आरोप लगाया कि विदेशी धरती पर जाते हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, लेकिन बात अगर महिलाओं की जाए तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 39% ही महिलाओं के प्रति शौचालय की बात की जाए तो इतने ही प्रतिशत बनाया था, जबकि बीजेपी ने अब तक 100% के लगभग काम किया है। खुले में शौचालय करने जाती थी महिला, उनको लेकर भी उन्होंने तमाम आरोप जो हैं वो कांग्रेस पर लगाए हैं। आशीष जी भी यही कह रहे हैं कि आपकी नीयत नहीं थी काम करने की, इसी वजह से काम नहीं हुए। काम आप भी अपनी सरकार में कर सकते थे। देखिए, जो 70 साल का अलापते रहते हैं और जब काम नहीं किया जाता तो आज चांद पे नहीं पहुंच जाता। काम कांग्रेस और अन्य पार्टी जो 70 साल तक राज किया, इन 9 साल में विकास नहीं कर दिए। हर ट्रेन का जब झंडा दिखाने प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं, ये जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, इनसे पहले सुरक्षित हो जाए। एवं शोषण में फंसा हुआ ब्रिजभूषण शरण सिंह इन्हीं के पार्टी का सांसद, और जिस तरह से इन्होंने गुलबंदी करके उसको बचाने का काम किया। और देश की गोल्ड मेडलिस्ट जो स्मृति ईरानी, क्यों नहीं चर्चा की? गोल्ड मेडल पर बोल रही थी थपथपाओ, हाथ थपथपाओ कि जीत के आए हैं, ये किए हैं। और जो जीती हुई देश के सम्मान, तिरंगे का मान रखी हुई बेटियां महीनों से बैठकर जंतर मंतर पर अपने सम्मान के लड़ाई लड़ रही थी कि हमको बचाओ, इनके इन आरोपियों से मुक्त दिलाओ। जिस तरह से शोषण कर रहे हैं, पहलवानों को शोषण किया गया, उस पर चर्चा आपकी युवा कांग्रेस नेता का मालूम है ना, जिनका यौन शोषण खुद आपके युवा नेता ने किया। जनता पार्टी बेटी की सम्मान जो पीर पर आया, कहां से जानेंगे जब बेटी रहे। राहुल जी ये भी कहे कि रावण को जगाने के लिए रावण का 2 आदमी का बात सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाथ का। और मोदी जी 2 आदमी का बात सुनते हैं, अमित शाह और अडानी की। क्योंकि जिस तरह से देश के सत्ता का एक तरफा, जिस तरह से मोदी जी का विदेश के धरती में जाके आम का पेड़ लगाते हैं, वहां भी झूठ बोलते हैं। वहां बोलते हैं कि मैं रोज बना रहा हूं। लेकिन स्वामीनाथ जी, आज स्मृति ईरानी ने अमेठी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो किसानों के, एक सेकंड सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ। स्मृति ईरानी जी वहां पर दैनिक भास्कर के कई पत्रकार सवाल खड़ा करते हैं तो उनको डांट के भगा देती है। किसी जनता से वो क्या बताएंगे? यहाँ आके संसद भवन में झूठ बोलने का जो इतिहास हम लोग जानते हैं। आज देखिए, संसद शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के सांसदों ने गांधी स्टैच्यू पे खड़ा होकर जिस तरह से विरोध करने का काम किया। स्वामीनाथ जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। इंडिया जीतेगा कहने वाले आज इंडिया का विरोध। अली बाबा 40 चोर का टीम बना के मोदी जी कहते थे पहले एक अकेला सब पे भारी। कहाँ गया एक अकेला? आज 40 साल अली बाबा के 40 चोर का टीम बनाकर आप कहते हो एक अकेला सब पे भारी। ठीक है स्वामीनाथ जी, हाँ सुन लीजिए। अमेठी का जिक्र उन्होंने किया कि राहुल गांधी के वहां पर कितने समय से कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन वहां पर ना तो कॉलेज खुल पाया है और ना ही स्कूल। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जमीन हड़पने का। आखिरकार वहां पर सैनिक स्कूल भी खुल चुका है, अपनी पीठ तो थपथपा रही है ना बीजेपी। देखिए, वहां पहले पंकज जी हॉस्पिटल बना हुआ था। और बल्कि वहां का उठा के गोरखपुर में दिखाया गया एम्स बना का, यहाँ का वहां करके लोग उद्घाटन करता है। और अमेठी के जनता के एक सर्वे करवा लीजिए, इनकी स्थिति क्या है। जिस तरह से इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा देश को फैलाया है, डबल इंजन, इनका इंजन खराब हो चुकी है। आप हरियाणा में देख रहे हैं, नूह जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। इनके इंजन जिस तरह से फेल्यूअर होते जा रहे हैं, सत्ता के अहंकार में बैठकर जिस तरह से लोगों को भ्रम और जुमलों का जाल ये फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। जनता त्रस्त, ये चुनाव कराने में मस्त। और देश की जनता माकूल जवाब 2024 में देगी। राहुल जी जिस तरह से आए सदन में सत्ता पक्ष के लोग, पूरे मंत्रिमंडल उनके खिलाफ गोलबंदी होकर जिस तरह से बोलना शुरू किया। पूरा मंत्रिमंडल राहुल जी को जिस तरह से आयोग ठहराया गया, आनन फानन में घर खाली कराया गया, वो आते के साथ शालीनता से माफी मांगते हुए अपना बात शुरू किए। भारत जोड़ो यात्रा में भारत
को नजदीक से एक धागे में पिरोने की बात कहे और जिस तरह से शांतिपूर्वक चल रहे थे पूरा मंत्रिमंडल के लोग, पूरे भाजपा के सांसद राहुल जी को बोलने नहीं दे रहे थे। ठीक है स्वामीनाथन जी, क्या ठीक है पक्ष में बैठे आशीष जी, सत्ता के आशीष जी नंगे लोग। फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, समय बहुत कम है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। तमाम आरोप लगा रही है कांग्रेस अब। जी मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है, कांग्रेस को आरोपों के जवाब देने हैं कि आखिर चाइना के साथ इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों राहुल गांधी के पूर्व आदरणीय पिताजी अपना राजीव गांधी जी फाउंडेशन में 2005-6 में चाइना से फंड आता है। क्यों बीजिंग ओलंपिक्स में ये माँ बेटे को बुलाया जाता है खेल देखने के लिए और ये वहां खेल करके आ जाते हैं। सीक्रेट MOU इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आदान प्रदान के लिए क्या साइन करके आए, आज तक बताया नहीं। क्यों इसके बावजूद भी 2017 में डोकलाम की जब चाइना के साथ हमारी भयंकर लड़ाई थी उस टाइम पे ये चुपचाप जाके वहां डिनर कर रहे थे। क्यों कैम्ब्रिज में जाके चाइना का गुणगान कर रहे थे। क्यों न्यूज क्लिक में इनका जोड़ तोड़ पाया जा रहा है। क्यों चाइना के ट्वीट्स और इनके ट्वीट्स में हमेशा एक तरह से मेल जोल पाया जाता है। ये अब इन्हें जवाब देना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि जहां तक भारत की उन्नति की बात है वो जानते हैं कि 46 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, 29 करोड़ PM सुरक्षा बीमा योजना हो चुकी है, 13 करोड़ लोगों को P1 जीवन वृद्धि योजना का लाभ मिल चुका है, 37 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड बन चुके हैं, 3 करोड़ को PM आवास में घर मिल चुके हैं, 25 लाख करोड़ से अधिक सीधा बीमारियों के खाते में जा चुका है खाते में। और उसके अलावा ये सब पता है सबको कि आज 16 करोड़ से ऊपर अगर डिजिटल यूजर हमारे यहाँ। ठीक है आशीष जी, स्वामी जी, समय कम होने के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। तो देखिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज चर्चा की गई। आज अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा दिन था जहां पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत की और इसी के साथ में उन्होंने किसानों के मुद्दों के साथ में मणिपुर हिंसा के साथ महिलाओं के प्रति किस तरीके से वहां पर अपराध किया गया तमाम बातें रखी। तो वहीं सदन में स्मृति ईरानी ने भी सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम जो विकास कार्य हैं वो रखे। इसी के साथ में महिलाओं के प्रति अपराधों पर किस तरीके से बीजेपी सरकार में लगाम लगाई गई है, इन सभी पहलुओं को रखा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि एक तरफ मणिपुर है, दूसरी तरफ राजस्थान है और तीसरी तरफ हरियाणा, जहां पर अगर बात की जाए महिलाओं के प्रति हिंसा की तो वहां पर हिंसा जो है वो चरम पर है। चाहे बात अगर कांग्रेस सरकार की करें तो राजस्थान में महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ अगर मणिपुर की बात की जाए तो वहां से जिस तरीके से वीडियो सामने आए हैं ये सभी अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिरकार सत्ता विपक्ष जितने भी ये हैं ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कब इन ऐसी हिंसाओं पर, कब ऐसी वारदातों पर लगाम लगेगी ये सोचने वाली बात है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि सदन में आगे इन कौन कौन से पहलुओं पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है और किस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों पर अपनी तरफ से सफाई देता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।